प्यारे विद्यार्थियों, आज हम समष्टि अर्थशास्त्र के अध्याय 2 समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। हम इस वीडियो में इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्यवर्ती वस्तुओं और अंतिम वस्तुओं में को उदाहरण सहित समझाइए और इनमें अंतर भी स्पष्ट कीजिए। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स क्या होती हैं और इनके डिफरेंस को, इनके अंतर को भी समझना है। तो सबसे पहले मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्होंने अभी तक उत्पादन की सीमा रेखा को पार नहीं किया है, जिनका मूल्य अभी और जोड़ा जाना बाकी है। इनका उपयोग उत्पादकों द्वारा कच्चे माल के रूप में या पुनः बिक्री के लिए किया जाता है। क्या होती है मध्यवर्ती वस्तुएं? अर्थात जिनमें अभी और प्रोडक्शन होना बाकी है, जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर है। जैसे बढ़ई द्वारा फर्नीचर बनाने के लिए खरीदी गई लकड़ी। जब एक बढ़ई लकड़ी खरीद कर लाता है तो जिस किसान ने या जिस भी विक्रेता ने उसको लकड़ी बेची थी, उससे वो लकड़ी लेने के बाद बढ़ई ने उसे अपने उपभोग में प्रयोग करने की बजाय, डायरेक्ट कंजम्पशन करने की बजाय उस लकड़ी से फर्नीचर बनाने का काम किया। तो लकड़ी ने फर्नीचर बनने के दौरान एक मध्यवर्ती वस्तु के रूप में काम किया और जो फाइनल गुड हमारा बन के आया था, अंतिम वस्तु फर्नीचर बन के आया है, जिसे वो बढ़ई आगे किसी अन्य उपभोक्ता को बेचेगा। इसी प्रकार से कपड़ा मिल द्वारा कपड़ा बनाने के लिए खरीदा गया कपास, जब किसी कपड़ा मिल वाले ने कपड़े को कपास के रूप में पहले खरीदा था, तो कपास को इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में प्रयोग करते हुए उस कपास से कपड़ा बनाने का काम किया और कपड़े को फाइनल गुड के रूप में यानी अंतिम वस्तु के रूप में बनाया और कपास यहाँ पर मध्यवर्ती वस्तु के तौर पे प्रयोग हुआ। जैसे बेकरी वाले द्वारा ब्रेड बनाने के लिए खरीदा गया आटा। मान लीजिए सबसे पहले किसान ने गेहूँ उगाया। किसान ने अगर उस गेहूँ को किसको बेचा है? अगर किसी गृहस्थ को बेचा है जिसने उस गेहूं का आटा बनाकर अपने घर में खाने के लिए उपयोग किया, तो ये अंतिम वस्तु हो जाता। लेकिन अगर उसी गेहूं को उसने किसी आड़ती को बेचा, आड़ती ने आगे किसी बेकरी वाले को बेच दिया और उस बेकरी वाले ने उस गेहूं को आटा बना करके आटे के रूप में ना बेचकर उससे ब्रेड या बिस्किट बना करके बेचे, तो वो ब्रेड और बिस्किट अंतिम वस्तु के रूप में प्रयोग होंगे, जबकि यहाँ पर आटा जो है वो एक मध्यवर्ती वस्तु के रूप में प्रयोग हुआ था। तो अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं? अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर लिया है और अपने अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग के लिए तैयार हैं। इन वस्तुओं में और कोई मूल्य जोड़ा जाना बाकी नहीं होता, इनमें कोई वैल्यू ऐड नहीं की जाती है। जिस प्रकार बढ़ई ने जो फर्नीचर अंतिम रूप से बना दिया था, या कपड़ा मिल द्वारा जो है कपड़ा फाइनल गुड्स के रूप में बना दिया गया था, उसकी पैकेजिंग और सब कुछ पहले से ही तय कर दिया गया, बना दिया गया है और उसका अंतिम मूल्य जो है तय करके बेचने के लिए वो तैयार है। इस प्रकार से हमने देखा मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं। अंतिम वस्तुएं जो होती हैं, अंतिम वस्तुएं दो प्रकार की हो सकती हैं, अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं और अंतिम उत्पादक वस्तुएं। ये निर्भर करता है कि उसका प्रयोग कहाँ किसके द्वारा किया जा रहा है। तो अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं? अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खरीदी जाती हैं, जैसे परिवार द्वारा खरीदा गया ब्रेड, चीनी इत्यादि। इन वस्तुओं को जब सीधे अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो ये अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं। और अंतिम उत्पादक वस्तुएं क्या होती हैं? अंतिम उत्पादक वस्तुओं का मतलब होता है उत्पादकों द्वारा उत्पादन में उपयोग के लिए खरीदी जाती हैं। प्रयोग उनका उत्पादन में किया जाएगा, लंबे समय तक प्रयोग किया जाएगा। जैसे उत्पादक द्वारा खरीदी गई मशीन, यदि एक कमीज अंतिम रूप में उपभोक्ता को 500 रुपये में बेच दी जाती है, तो वो अंतिम वस्तु के रूप में गिनी जाएगी। इसके बाद हम अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर भी साथ में देख लेते हैं। अंतिम वस्तुएं अपने अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग के लिए पूरी तरह से तैयार होती हैं, जबकि मध्यवर्ती वस्तुएं अपने अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग के लिए तैयार नहीं होती हैं। अंतिम वस्तुएं इन्होंने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर लिया होता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तुएं ये अपने उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती हैं। अंतिम वस्तुओं में कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती है, कोई वैल्यू ऐड नहीं की जाती है, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं में हर स्टेज पर मूल्य वृद्धि की जाती है। जब किसान ने गेहूं बेचा तो उसने लागत के ऊपर कुछ अपना प्रॉफिट जोड़ा, फिर आड़ती ने अपना कुछ प्रॉफिट जोड़ा, फिर बेकरी वाले ने अपना प्रॉफिट जोड़ा, अर्थात मध्यवर्ती वस्तु का हर स्टेज पर मूल्य वृद्धि की जाती है। अंतिम वस्तुओं का उद्देश्य क्या है? इनका उपयोग अंतिम उपभोग या अंतिम निवेश के लिए किया जाता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में या पुनः बिक्री के लिए किया जाता है। अंतिम वस्तुएं इन्हें राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन करते हैं, चैप्टर 4 और 5 में जब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में, तो वहाँ पर अंतिम वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, अलग से नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि इनका मूल्य जो है वो फाइनल गुड्स में आ चुका होता है। अंतिम वस्तुओं
इनके मूल्य को गणना में लिया जाता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं को मूल्य को दोहरी गणना से बचाव के लिए जोड़ा नहीं जाता है। तो हमने प्रश्न 1 किया जिसमें हमने पढ़ा अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं और इनके अंतर को जाना। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 है अगला हमारा, उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं और इनके अंतर बताइए। कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं? उपभोक्ता वस्तुएं वे अंतिम वस्तुएं होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के उपयोग के लिए यूज़ की जाती हैं, उनकी संतुष्टि के में उपयोग की जाती है। इनका उपयोग अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए नहीं किया जाता है, जैसे गृहस्थ द्वारा भोजन, दूध, कपड़े, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, पंखे, कूलर इत्यादि का प्रयोग किया जाना। हम इनका प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि चाहते हैं। जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, पूंजीगत वस्तुएं वे अंतिम वस्तुएं होते हैं जिनका उपयोग उत्पादकों द्वारा कई वर्षों तक उत्पादन की प्रक्रिया में किया जाता है। ये उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियां फिक्स्ड एसेट्स होती हैं और सामान्यतः उच्च मूल्य वाली होती हैं। पूंजीगत वस्तुओं में हम उत्पादकों की मशीनरी, प्लांट्स इत्यादि को शामिल करते हैं, जैसे कारखाने की इमारतें हैं, बड़े बड़े जो मशीनें हमने लगा रखी हैं, इन सबको इसमें पूंजीगत वस्तुओं में शामिल किया जाता है और ये उत्पादन के दौरान लंबे समय तक, सालों तक काम में आने वाली वस्तुएं होती हैं। एक पॉइंट ध्यान रखा जाना चाहिए कि सभी जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं वो तो उत्पादक वस्तुएं होती ही हैं, लेकिन सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं हो सकती। इसके बाद अगर हम इनमें अंतर को देखें, उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तुओं में, तो उपभोक्ता वस्तुएं, ये वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपयोग की जाती हैं, जबकि पूंजीगत वस्तुएं हम पढ़ चुके हैं, ये उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग में लाई जाती हैं अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए। उपभोक्ता वस्तुएं ये मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, जबकि पूंजीगत वस्तुएं ये अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सहायता करती हैं। उपभोक्ता वस्तुएं ये सामान्यतः उपभोग के लिए उपयोग की जाती हैं, जबकि पूंजीगत वस्तुओं को कई वर्षों तक उत्पादन में बार बार प्रयोग में लाया जाता है। उपभोक्ता वस्तुएं ये टिकाऊ हो सकती हैं, अर्ध टिकाऊ हो सकती हैं, गैर टिकाऊ या एकल उपभोग वाली वस्तुएं हो सकती हैं, जबकि पूंजीगत वस्तुएं टिकाऊ उत्पादक वस्तुएं और उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं, लंबे समय तक काम आने वाली। उपभोक्ता वस्तुओं के उदाहरण के रूप में हम भोजन, कपड़े, दूध, टीवी, रेफ्रिजरेटर, कूलर, पंखे इत्यादि का उदाहरण दे सकते हैं, जबकि पूंजीगत वस्तुएं संयंत्र, मशीनरी और कारखानों की इमारतें इत्यादि हो सकती हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता वस्तुएं सीधे मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और पूंजीगत वस्तुएं उत्पादकों को अन्य वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में मदद करती हैं। प्रश्न 3 है, उपभोक्ता वस्तुओं की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। अभी हमने उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तुओं में अंतर जाना था। उपभोक्ता वस्तुओं को 4 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, नाम से ही समझ में आता है। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग कई वर्षों तक किया जा सकता है। इनका मूल्य अपेक्षाकृत कुछ अधिक होता है, समाप्त होने से पहले इनका उपयोग बार बार किया जाता है, जैसे रेडियो, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, वॉशिंग मशीन, इनका प्रयोग हम कई सालों तक करते हैं। ये टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं। फिर है अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग 1 वर्ष या उससे थोड़े अधिक समय के लिए किया जा सकता है। इनका मूल्य बहुत अधिक नहीं होता है, जैसे कपड़े, फर्नीचर, क्रॉकरी, बिजली के सामान, जिनका 1 साल या उससे कुछ अधिक समय तक हम उनको प्रयोग में ला सकते हैं। तीसरा, गैर टिकाऊ या एकल उपभोग वस्तुएं, नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज गुड्स, नाम से ही समझ में आ रहा है, वे उपभोक्ता वस्तुएं जिनका उपयोग उपभोग क्रिया में केवल एक ही बार किया जा सकता है। एक बार उपयोग करने के बाद वो खत्म हो जाती है, दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। आम भाषा में जिसे हम यूज एंड थ्रो बोलते हैं, उसी प्रकार से, जैसे ब्रेड, दूध, स्याही, पेट्रोल, आपने अगर इनका एक बार प्रयोग कर लिया तो फिर वो खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने हमारी आवश्यकता की पूर्ति की है, संतुष्टि की है। सेवाएं गैर भौतिक वस्तुएं होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक, घरेलू नौकर, इंजीनियर इत्यादि की जो सेवाएं हैं वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं और ये उपभोक्ता वस्तुओं की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। अभी तक हमने जो 3 प्रश्न पढ़े हैं उनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हम फटाफट से देख लेते हैं, याद रखने लायक। जैसे कंज्यूमर गुड्स क्या है, जो हमारी मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से पूरा करती हैं। कैपिटल गुड्स यानी पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती हैं, जो उत्पादकों द्वारा कई वर्षों तक उत्पादन में उपयोग में लाई जाती हैं। फाइनल गुड्स क्या होती हैं, जो अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी होती हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो होती हैं जिन्हें कच्चे माल के रूप में या पुनः बिक्री के लिए प्रयोग में लाया जाता है। या अंतिम प्रयोग क्या होता है, जब एक ही वस्तु अंतिम या मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है, डिपेंड करता है उसके यूज़ के ऊपर। मान लीजिए हमने एक सिलाई मशीन खरीदी है, एक हाउस होल्ड ने, एक गृहस्थ ने, एक परिवार ने,
वो उसका प्रयोग अपने घर की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, मान लीजिए अपने घर में कोई कपड़ा फट गया, उसको सिलाई करने के लिए करता है, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी कंज्यूमर गुड्स कहलाएगी, उपभोक्ता वस्तु। लेकिन अगर वही मशीन का उपयोग करके कोई व्यक्ति कपड़े सिल करके बाज़ार में बिक्री के लिए उत्पादन करता है, तो यह आपकी जो है कौन सी वस्तु बन जाएगी, प्रोड्यूसर गुड्स बन जाएगी, उत्पादक वस्तु बन जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न जो हमारा आता है वो है प्रश्न संख्या 4, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। छोटा प्रश्न बनाया इसको 2 नंबर में हमने। एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान पूंजी के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को निवेश कहा जाता है। अर्थशास्त्र में निवेश को पूंजी निर्माण की प्रक्रिया भी कहा जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है आई यानी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेल्टा के यानी चेंज इन स्टॉक कैपिटल स्टॉक। तो पूंजी का स्टॉक उत्पादकों की उत्पादन क्षमता को दर्शाता है कि उत्पादकों के पास पूंजी का स्टॉक जितना अधिक होगा, उनकी वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने की जो क्षमता है वो उतनी ही अधिक होगी। निवेश के 2 भाग होते हैं, स्थिर निवेश और माल सूची निवेश। उत्पादकों का सदैव यह प्रयत्न रहता है कि उनके पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होगी तो उनसे उनकी उत्पादन की क्षमता में भी समय के साथ साथ वृद्धि होती रहेगी। अगला प्रश्न हमारा है स्थिर निवेश किसे कहते हैं और इसका महत्व बताएं। इसके 2 घटक हमने बताए, स्थिर निवेश और माल सूची निवेश। हमने दोनों ही प्रश्न अलग अलग बना लिए हैं। तो स्थिर निवेश किसे कहते हैं, एक लेखा वर्ष की अवधि में उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों जैसे मशीन, प्लांट इत्यादि के स्टॉक में जो वृद्धि होती है उसे हम स्थिर निवेश, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अथवा स्थिर पूंजी निर्माण भी कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। स्थिर निवेश क्या है कि एक लेखा वर्ष के अंत में स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में से अगर हम लेखा वर्ष के आरंभ में जो स्थिर परिसंपत्तियों का स्टॉक है उसको घटा देंगे तो एक वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों का जो निर्माण कितना हुआ है वो हम निकाल सकते हैं। लेखा वर्ष का मतलब होता है अकाउंटिंग ईयर। हम जानते हैं कि अकाउंटिंग ईयर हम जो अपनाते हैं वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान जो स्थिर निवेश की मात्रा में वृद्धि होती है उसको हम 1 वर्ष के दौरान पूंजी के स्टॉक में परिवर्तन या स्थिर निवेश में परिवर्तन कह सकते हैं। स्थिर निवेश का महत्व क्या है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, क्यों ये जाना जाता है। पहला है उत्पादन के पैमाने में वृद्धि, कि स्थिर निवेश से प्लांट और मशीनों की संख्या तथा उनका आकार बढ़ेगा, कि जितने ज़्यादा आपने प्लांट बना लिए, मशीनों की संख्या जितनी बढ़ा ली, ये उससे पता चलेगा उसके बारे में। और इससे क्या होगा, उत्पादक छोटे पैमाने के स्थान पर बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में सक्षम हो जाते हैं। नंबर 2, उत्पादन के स्तर में वृद्धि। जब उत्पादन का पैमाना बढ़ेगा और स्थिर पूंजी निर्माण से संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर, लेवल ऑफ आउटपुट भी ऊंचा हो जाएगा। जब हमने स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाया है तो हमारा आउटपुट भी जो है वो इंक्रीज होगा। नंबर 3, आर्थिक समृद्धि और विकास। स्थिर निवेश जितना अधिक होगा अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता उतनी ही अधिक बढ़ेगी जो देश में समृद्धि का कारक बनेगी। इसके बाद है प्रश्न संख्या 6, माल सूची निवेश किसे कहते हैं। किसी एक समय पर उत्पादकों के पास जो स्टॉक होता है जिसमें तैयार वस्तुएं जो बिना बिकी हुई हैं अभी लेकिन पूरी तरह से बिकने के लिए रेडी हैं। दूसरा, जो अर्ध तैयार वस्तुएं होती हैं जो अभी उत्पादन की प्रक्रिया में चल रही हैं। और तीसरा, कच्चा माल जो हमारे पास होता है। इन्हें मिला करके हम क्या कहते हैं, माल सूची स्टॉक यानी इन्वेंट्री स्टॉक कहते हैं। एक लेखा वर्ष के दौरान माल सूची स्टॉक में होने वाले परिवर्तन को उत्पादक का माल सूची निवेश कहते हैं। जिस प्रकार से स्थिर पूंजी निवेश देखा था और इसी प्रकार से माल सूची निवेश, ये इसका दूसरा घटक निवेश का हमने पढ़ा। माल सूची निवेश कैसे निकालेंगे, लेखा वर्ष के अंत में जो माल सूची स्टॉक है और लेखा वर्ष के प्रारंभ में जो हमारे पास था उनका अंतर निकालेंगे तो ये माल सूची निवेश निकल कर आ जाएगा 1 साल का हमारा। माल सूची निवेश के महत्व की अगर हम बात करें तो पहली बात हम बता सकते हैं इसमें कि अविच्छिन्न या निरंतर उत्पादन होता है। इससे कच्चे माल की जो माल सूची है वो बनाए रखने से बाजार में कच्चे माल की अल्पकालिक कमी या आपूर्ति में बाधा आने पर भी उत्पादन प्रक्रिया बिना रुके लगातार चली रह सकती है। अगर एकदम से बाजार में शॉर्टेज आ जाए तो हमारे पास जो स्टॉक में माल है, तैयार है या अर्धनिर्मित है या जो कच्चे माल के रूप में है, उसे तैयार करके हम बाजार में सप्लाई को जारी रख सकते हैं। नंबर 2, मांग में अनिश्चितता का मुकाबला। तैयार वस्तुओं की माल सूची बनाए रखने का मतलब यह हुआ कि जब हम तैयार माल हमारे पास रखा हुआ है और अचानक से अगर मांग बढ़ भी जाती है तो हम उसकी आपूर्ति करने में सक्षम होंगे। नंबर 3, बाजार की अनिश्चितताओं से सुरक्षा। यह उत्पादक को बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव और आपूर्ति श्रृंखला के जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करती है जब हमारे पास स्टॉक, माल सूची स्टॉक उपलब्ध होता है।
अगला प्रश्न हमारा है सकल निवेश और शुद्ध निवेश क्या होता है भाई। सकल का मतलब कुल और शुद्ध मतलब एक, ये नेट की जो धारणा आएगी आगे, ये हमारे पास नेशनल इनकम में भी बहुत प्रयोग होने वाला है सकल और शुद्ध शब्द। सकल निवेश यानी आम भाषा में बात करें, सकल यानी ग्रोस की जब भी बात होगी तो इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि उसमें जो डेप्रिसिएशन, जो घिसावट व्यय आप पढ़ चुके हैं वो इसमें जुड़ा होता है, और जो निवेश की अवधारणा होती है उसमें डेप्रिसिएशन जुड़ा नहीं होता है। तो सकल निवेश की जब हम बात करेंगे तो एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादकों द्वारा नई स्थिर परिसंपत्तियों तथा माल सूची स्टॉक को खरीदने पर किया गया कुल व्यय सकल निवेश कहलाता है। इसमें घिसी पिटी परिसंपत्तियों के स्थान पर नई परिसंपत्तियों को खरीदने का व्यय यानी मूल्यह्रास जो होता है वो भी शामिल होता है। मूल्यह्रास से पूंजी के विद्यमान स्टॉक में कोई शुद्ध वृद्धि तो नहीं होती है, केवल पुराना स्टॉक ही बना रहता है। दूसरी ओर अगर हम इससे पहले अगर हम शकल निवेश, शुद्ध निवेश से अगर हम शकल निवेश निकालना चाहते हैं तो हमने पहले ही बात की, उसमें डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे जब भी शुद्ध निवेश में, तो वो ग्रोस की अवधारणा बन जाती है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। शुद्ध निवेश क्या होता है, जब सकल निवेश में मूल्यह्रास यानी स्थिर या जो घिसी पिटी स्थिर परिसंपत्तियों का पुनर्स्थापन लागत होती है उसको घटा दिया जाए तो हमें शुद्ध निवेश प्राप्त होता है। केवल शुद्ध निवेश के कारण ही अर्थव्यवस्था में पूंजी के स्टॉक में वास्तविक या शुद्ध वृद्धि होती है। शुद्ध निवेश को ग्रोस में से कैसे निकालेंगे, हम डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास को घटाकर निकाल सकते हैं। शुद्ध निवेश के महत्व की अगर हम बात करें तो यह उत्पादकों की उत्पादन क्षमता बढ़ाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन का स्तर जो है वो बढ़ता है। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं। प्रति श्रमिक मजदूरी या पूंजी की उपलब्धता बढ़ने से श्रम की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है हमारा, मूल्यह्रास की अवधारणा क्या होती है। मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन जो आपने पढ़ा है, स्थिर परिसंपत्तियों जो मशीनरी और प्लांट्स के रूप में हैं, इनका उत्पादन प्रक्रिया में हम बार बार करते हैं। जब भी हम कोई एक प्रोड्यूसर कोई बिल्डिंग बनाता है या रेंट पे लेता है जिसका उत्पादन में वो प्रयोग कर रहा है, या बड़ी बड़ी मशीनें हम खरीदते हैं, उनको सालों तक प्रयोग में लाएंगे, और जब हम सालों तक उन्हें प्रयोग में लेके आएंगे तो उनमें कुछ न कुछ तकनीकी खराबी आ सकती है, कुछ घिसावट हो सकती है, उनके काम करने की जो लागत है वो इस वजह से थोड़ी बढ़ सकती है। ये जो उनके मूल्य में कमी आ जाएगी, इसको हम कहते हैं मूल्यह्रास। जब स्थिर परिसंपत्तियों को लंबे समय तक सालों आप काम में लेकर आएंगे तो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू उस समय थी और जो आज के समय में उसकी वैल्यू बची है, उसका अंतर जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, मूल्यह्रास कहलाता है। इसे स्थिर पूंजी का उपभोग, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहा जाता है। जब नेशनल इनकम के सवाल हल करेंगे तो वहाँ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या डेप्रिसिएशन शब्द आपको वहाँ लिखा दिखाई देगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। मूल्यह्रास के मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं। पहला होता है सामान्य टूट-फूट, नॉर्मल टियर एंड वियर। जब हम मशीनों का लंबे समय तक प्रयोग करते हैं तो उसके जो विभिन्न कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं, वो घिस सकते हैं, जिसकी वजह से सामान्य टूट-फूट हो जाती है। नंबर 2, आकस्मिक दर की हानि या आकस्मिक दर की हानि, नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज क्या है, उत्पादन के दौरान होने वाली छोटी मोटी दुर्घटनाएं जो अचानक से हो जाती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। नंबर 3, प्रत्याशित अप्रचलन। जब नई एवं बेहतर प्रौद्योगिकी के आने या उपभोक्ताओं की मांग बदलने के कारण पुरानी मशीनें जो हमारी हैं वो अप्रचलित हो जाए, चलन से बाहर हो जाए। पहले हम देखो मैनुअली काम किया करते थे, आने वाले समय में कंप्यूटर्स आ गए तो वो तरीका हमारा जो है चलन से बाहर हो गया। तो कई दफ़ा मशीनों में, टेक्नोलॉजी में भी ऐसे परिवर्तन आते हैं। नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी चलन से बाहर हो जाती है या वो बहुत महंगी महसूस होने लग जाती है। मूल्यह्रास के कारण कुछ समय पश्चात मशीनों को बदलना अनिवार्य हो जाता है, जिसके लिए उत्पादक प्रतिवर्ष मूल्यह्रास आरक्षित कोष, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड भी बनाते हैं। इसको आगे एक प्रश्न में हमने नोट भी किया है। अगला प्रश्न हमारा है, अप्रत्याशित अप्रचलन से क्या अभिप्राय है, इसके कारण भी लिखिए। अप्रत्याशित अप्रचलन से अभिप्राय ऐसी स्थिति से होता है जब किसी अनपेक्षित घटना या अचानक आए बदलाव के कारण स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में भारी कमी आ जाती है, और इसके कारण होने वाली जो मूल्य हानि है उसे हम पूंजीगत हानि कहते हैं। यह मूल्यह्रास आरक्षित कोष का भाग नहीं होती है। वहाँ हमने प्रत्याशित अप्रचलन को पढ़ा था जो पहले से नोन है, लेकिन यहाँ अप्रत्याशित है। अप्रत्याशित अप्रचलन क्या हो सकते हैं भाई, जैसे प्राकृतिक विपदाएं हैं, नेचुरल जो कैलेमिटीज़ हैं, उनसे क्या समस्याएं आ सकती हैं कि भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, सुनामी, आग लगने जैसी ऐसी नेचुरल जो डिजास्टर्स होती हैं, प्राकृतिक आपदाओं के कारण हमारी जो स्थिर परिसंपत्तियाँ खराब हो जाएं या पूरी नष्ट हो जाएं, इससे क्या होंगी, हमारे अप्रत्याशित अप्रचलन की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा है आर्थिक मंदी। अर्थव्यवस्था में अचानक आने वाली भारी मंदी के कारण भी परिसंपत्तियों के बाजार मूल्य में
अप्रत्याशित गिरावट आ जाती है, तो यह इसका उत्तर रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, मूल्यह्रास आरक्षित कोष का क्या महत्व है। हमने पढ़ा था मूल्यह्रास आरक्षित कोष क्या है। यह वह फंड होता है जिसे उत्पादक अपनी घिसी पिटी और पुरानी हो चुकी स्थिर परिसंपत्तियों के पुनः स्थापन हेतु वार्षिक आधार पर संचित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। जैसे 10 लाख रुपए की मशीन की आयु 10 वर्ष अगर हम मान के चलें, जब हम कोई नई मशीन लेकर के आते हैं, मान लीजिए हम एक बहुत बड़ी मशीन लाए जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है और उसके काम करने की अनुमानित उम्र जब हमने खरीदी थी 10 साल मानकर चलते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए इसमें नुकसान होने की संभावना है। तो इसके लिए जब हम आरक्षित कोष बनाएंगे तो वो 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष होगा, ताकि 10 साल के बाद जब ये मशीन खराब हो जाए तो इसको पुनर्स्थापित करने की जो लागत है उसके लिए हमारे पास फंड आरक्षित होना चाहिए। मूल्यह्रास आरक्षित कोष की इंपॉर्टेंस क्या है। पहली बात, घिसी पिटी परिसंपत्तियों का पुनः स्थापन। यह कोष उत्पादकों को बिना किसी वित्तीय संकट के पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनें लगाने का वित्तीय आधार जो है प्रदान करता है। जब हमारी मशीनें पुरानी हो जाए, उनमें टूट फूट आ जाए, तो उनकी जगह नई मशीनें लगाने के लिए जो धन की मात्रा है वो हमारे पास उपलब्ध हो जाती है। दूसरा है पूंजी स्टॉक का संरक्षण। यदि यह फंड ना हो तो पुरानी मशीनें जब बेकार हो जाएंगी तो पूंजी का विद्यमान स्टॉक जो है वो गिर जाएगा और यह कोष पूंजी स्टॉक को स्थिर और असुरक्षित बनाए रखेगा। तीसरा है निम्न स्तर संतुलन जाल से बचाव। यदि मशीनों की पुनर्स्थापन ना होगी तो उत्पादन क्षमता घट जाएगी। अगर हम मशीनें ही नहीं रिप्लेस करेंगे, जो खराब हो गए वो काम छोड़ दें, तो फिर तो हमारा प्रोडक्शन घट जाएगा, जिससे उत्पादन घटेगा, आय और रोजगार का स्तर गिर जाएगी, अर्थव्यवस्था में मंदी के दुष्चक्र आएंगे और यह कोष अर्थव्यवस्था को इस गिरावट से पूरी तरीके से बचाने में मदद करता है। अगला हमारा प्रश्न है, स्टॉक तथा प्रवाह से क्या अभिप्राय है। स्टॉक तथा प्रवाह में अंतर बताइए। तो स्टॉक क्या होता है। स्टॉक समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली आर्थिक मात्रा होती है। इसका समय काल नहीं होता है। जैसे हम कहें कि आज तारीख 8 या 11 अगस्त 2026 को आपके बैंक खाते में कितना बैलेंस है। अगर आपका 10,000 20,000 जो भी अमाउंट है वो एग्जैक्ट एक निश्चित समय के बिंदु पर कितना है उसको मापा जाता है। इसी प्रकार प्रवाह के रूप में अगर हम बात करें तो प्रवाह क्या धारणा है। प्रवाह समय के एक विशिष्ट अवधि में, विशिष्ट अवधि के एक टाइम पीरियड की बात होगी, जैसे 1 घंटे में, 1 महीने में, 1 दिन में, 1 साल में मापी जाने वाली मात्रा, इसका समय काल होता है, एक टाइम पीरियड होता है। जैसे कि आपको प्रति माह कितना जेब खर्च मिलता है, वो 1 महीने की समय अवधि के दौरान की धारणा होती है। राष्ट्रीय आय 1 साल की अवधारणा में हम मापते हैं, पूंजी निर्माण, बैंक जमा पर ब्याज इत्यादि। दोनों में अगर हम अंतर को देखें तो स्टॉक इसका संबंध समय के एक निश्चित बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम से होता है, जबकि प्रवाह इसका संबंध समय की एक अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम से होता है। स्टॉक का कोई समय काल नहीं होता, जबकि प्रवाह का समय काल होता है प्रति घंटा, प्रति माह, प्रति वर्ष इत्यादि। स्टॉक एक स्थैतिक धारणा है और जबकि प्रवाह एक गतिमान धारणा है, क्योंकि वो एक समय की जो टाइम पीरियड की बात करता है। स्टॉक में पूंजी का स्टॉक जितना अधिक होगा, वस्तुओं व सेवाओं का प्रवाह उतना ही अधिक होगा। प्रवाह जो है वो बचत या निवेश जैसे स्टॉक के आकार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। स्टॉक में संपत्ति, पूंजी, मुद्रा की कुल आपूर्ति, 1 जनवरी को बैंक में आपका जमा जो धन है, या किसी भी तारीख को हम बोल सकते हैं। टंकी का पानी, टंकी के पानी को भी हम प्रवाह और स्टॉक दोनों रूपों में ले सकते हैं। अगर एक निश्चित पॉइंट पे बात कर रहे हैं, समय के बिंदु पर बात कर रहे हैं, टंकी में कितना पानी, तो स्टॉक बन जाएगा। और आय क्या है, एक एग्जैक्ट पॉइंट टाइम की नहीं होती, वो एक पूरे समय में आपको मिलने वाली आय होती है। व्यय है, पूंजी निर्माण है, मुद्रा की आपूर्ति में परिवर्तन है, या टंकी से पानी का रिसाव। टंकी में जब हम एक निश्चित पॉइंट पर बात कर रहे थे कितना पानी है, तो वो स्टॉक की अवधारणा थी। लेकिन अगर उसमें से पानी रिस रहा है तो उसके रिसने को हम एक टाइम पीरियड में लेके चलेंगे तो ये एक प्रवाह की अवधारणा बन जाती है। इस प्रकार से हमने देखा, हमने चैप्टर नंबर 2 समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाओं के बारे में जाना। इसी प्रकार से अगले वीडियो में आप समष्टि अर्थशास्त्र के पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। आगे और अधिक जानकारी और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को पाने के लिए वीडियोस पे बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय पर सभी वीडियोस उपलब्ध होती रहें। इसके अलावा इन सभी वीडियो की आपको निःशुल्क PDF भी प्राप्त होंगी, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं।